युवा में सृजन शक्ति है, युवा देश की संजीवनी शक्ति है और उनकी अच्छी मानसिक सेहत के लिए हम क्या पहल कर सकते हैं, चलिए इस विषय पर बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनु सिंह लाठर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू। वाइस चांसलर डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से। तो मैम, आप तो रोज़ ही इतने युवाओं से मिलती हैं, तो अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए आपकी यूनिवर्सिटी ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? यूनिवर्सिटी हमारी एसेंशली सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ की यूनिवर्सिटी है, तो हमारा स्पेशल फोकस जो है वो युवाओं के मेंटल हेल्थ पे भी खास है। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है, जिसको स्कूल ऑफ ह्यूमन स्टडीज़ में हम डाला हुआ है, क्योंकि हम साइकोलॉजी के अलावा और भी एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। तो हमारा एक इनिशिएटिव जो साइकोलॉजी की फैकल्टी लेती है, उन्होंने एक सेंटर चला रखा है, हमने एक सेंटर चलाया है जिसको सेंटर फॉर साइकोथेरेपी एंड क्लिनिकल रिसर्च कहते हैं, CPCR। CPCR का एक इनिशिएटिव है एहसास। एहसास एक क्लिनिक है जिसमें हम युवाओं को, और ख़ासकर हमारे अपने स्टूडेंट्स जो स्ट्रेस से या मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं, उनके लिए फैसिलिटी है। तो बच्चे इस क्लिनिक में वॉक इन पे आ सकते हैं, दे कैन कम एनी टाइम, दे कैन, वो रजिस्टर हो सकते हैं। और हमारी जो टीम है वो बड़ी पावरफुल टीम है। टीम इस तरह से है कि जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो MA साइकोलॉजी कर रहे हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। और उस ट्रेनिंग में उनको साइकोथेरेपी का फोकस रहता है। तो वो ट्रेंड हैं और उन्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग दे करके बच्चों को इनिशियली जो बिगिनर्स मॉड्यूल होता है वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स करते हैं। हमारे यहाँ MPhil भी एक प्रोग्राम चलता था पहले, जिसमें MPhil में भी साइकोथेरेपी का फोकस था। तो MPhil के जो स्टूडेंट्स थे वो ट्रेन हो जाते थे। तो वो हमारे प्रोफेशनल साइकोथेरेपिस्ट के साथ, हमारे पास ट्रेडिशनली 4 से 5 प्रोफेशनल साइकोथेरेपिस्ट हायर किए हमने बाहर से। उनके साथ वो ट्रेनिंग लेते MPhil के बच्चे और मास्टर्स के बच्चे भी, और ये मिल करके जो है ये क्लिनिक चलाते हैं एहसास के नाम से। तो एहसास क्लिनिक में मैम डेली कितने फुटफॉल्स हैं, कितने स्टूडेंट्स आते हैं? और आप तो खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं, क्या विषय लेकर आते हैं वो? 30 से 40 स्टूडेंट पर वीक के हिसाब से क्लिनिक में आते हैं, पर वीक के हिसाब से आते हैं। और इन बच्चों के इश्यूज खाली स्ट्रेस के नहीं हैं, इन बच्चों के इश्यूज जो हैं वो मेंटल हेल्थ भी हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, होपलेसनेस है, बोर्डम है, वर्थलेसनेस है, कंफ्यूजन है कि हम क्या करें क्या ना करें। जब बच्चे हमारे पास पहुंचते हैं तो आप सोचिए ज़रा, स्कूल को छोड़ते ही देयर एज इज़ अराउंड 18 ईयर्स, 18 से 25-26 साल तक वो हमारे पास रहते हैं। 18 ईयर्स की एज से 25-26 साल तक हमारे पास रहते हैं, UG करते हैं, PG करते हैं, PhD करते हैं। तो इस पीरियड में ये बच्चे वो हैं जो अपने माता पिता से भी संभाले नहीं संभलते हैं और यूनिवर्सिटी में हम उनको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, उन्हें संभालते हैं। उनके जितनी कंफ्यूजन है सोच में, समझ में, उनकी पर्सनालिटी में, उस सब को हम स्टेबलाइज करते हैं। बहुत टफ टास्क है ये टीचर्स के लिए कि जिस कंडीशन में वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो मेंटल कंडीशन, उसको संभालना बहुत टफ टास्क है। लेकिन डॉक्टर अनु, अगर हम देखें कि 18 साल की एज है, अभी स्कूल से कॉलेज में आए हैं, और ऐसा आमतौर पे देखा जाता है, सब समझते हैं कि जो कॉलेज लाइफ होती है सबसे ज़्यादा एंजॉय करने वाली लाइफ होती है। लेकिन आपने बताया कि 30 से 40 केसेस आपके पास स्टूडेंट्स पर वीक आते हैं, तो क्या कारण है, क्यों इतने स्ट्रेस में है, ऐसे क्या रीजंस है कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब से वो परेशान है? जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो ये कन्फ्यूजन लेकर के आ रहे हैं, ये नहीं है कि कैंपस में आने के बाद कंफ्यूजन हुआ। ये तो उनकी लाइफ टाइम की कंफ्यूजन्स हैं। जिस तरह से बच्चे स्कूल में बड़े डिसिप्लिन माहौल में रहते हैं और बड़ी रेजिमेंटेड सा माहौल स्कूल का होता है, शायद इतनी क्वेश्चन करना परमिसिबल भी नहीं होता है, स्कूल के एक माहौल ऐसा है। पेरेंटल बड़े स्ट्रिक्ट होके पेरेंट्स जो हैं उनको हैंडल करते हैं,
तो जब वो कॉलेज में आते हैं तो वो अपने आप को बहुत फ्री महसूस करते हैं, फ्रीडम स्कूल के उस टिपिकल माहौल से, फ्रीडम अपने पेरेंटल कंट्रोल से। तो जब हमारे पास आते हैं तो उस फ्रीडम को वो एंजॉय भी करना चाहते हैं और एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं अपने आप को। तो उस एक्सप्लोरेशन में जो है वो कंफ्यूज भी होते रहते हैं। और अब आप जैसे सोशल मीडिया की एक्सेस सब बच्चों को बहुत है, तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी बड़ा ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है कि उन्हें ये नहीं पता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे लिए ठीक नहीं है। तो डॉक्टर अनु, आप ही बता रहे थे कि सोशल मीडिया पे हजारों लाखों फ्रेंड्स होने के बावजूद युवा डिस्कनेक्टेड महसूस करता है, क्यों? जी, बड़ी बड़ी ये एक एंटीथीसिस है लाइफ की, कि इतने सारे दोस्त आपके सोशल मीडिया पे, फिर भी कोई नहीं, फिर भी आप अकेले हैं बिल्कुल। तो ये सोशल मीडिया का जो कनेक्ट है समाज का, ये खाली यूथ का नहीं है, ये बीमारी शायद एडल्ट्स को भी बहुत है कि वो सोशल मीडिया पे अपना समय बहुत लगाते हैं। तो उसमें क्या है, ये बड़ा ही वर्चुअल वर्ल्ड है, एक्चुअल वर्ल्ड नहीं है, रियल वर्ल्ड नहीं है। तो जब आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग होती है, जब आप ज़िंदगी को फेस करते हैं, तो उसमें वो सब नहीं है, उनका कोई योगदान नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है। रोल सिर्फ वो है जो रियलिटी में आपके सामने है जी। तो वो एक बड़ी ही सुपरफिशियल सरफेस वाली एक दुनिया है, और उस दुनिया से यूथ इतना कनेक्टेड है कि शायद उसी को दुनिया मान ले। नहीं तो फिर आप यूनिवर्सिटी में क्या इनिशिएटिव्स लेते हो कि सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लेके वो घुले मिलें और अपने हुनर को पहचानें? जैसे कि मैंने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ टिपिकली ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होती हैं, तो टीचिंग के अलावा बच्चे जब आते हैं हमारे पास यूनिवर्सिटी सिस्टम में, तो एक बात तो उनको पक्की समझ होती है कि यहाँ पे हम पढ़ें या ना पढ़ें, हमारे पे किसी की नज़र नहीं है, तो बहुत फ्री माहौल में पढ़ते हैं और बच्चे बहुत फोकस्ड होके पढ़ते भी हैं। ऐसा नहीं है कि यूथ बिल्कुल ही जो है वो बहक गया है, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। मैं तो मानती हूँ कि स्टूडेंट्स आज के बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, पर्पस है उनके पास, करियर बनाने की एक चाहत भी है, सीरियस भी हैं और काम भी करते हैं, पर वो जो कन्फ्यूजन उनकी लाइफ में है वो उन्हें परेशान करती है। तो हम यूनिवर्सिटी में उनको सारी अपॉर्चुनिटी देते हैं, हर तरह का एक्सपोजर देते हैं। एक्सपोजर को करिकुलर एक्टिविटीज़ का है, एंटरटेनमेंट का है, यूथ एक्टिविटीज़ का है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, यूथ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो एक होलिस्टिक ग्रोथ के लिए यूनिवर्सिटीज़ उनको प्लेटफॉर्म देती हैं। लेकिन कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स आते हैं सब डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो क्या वो बैकग्राउंड भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिस कंडीशन से को वो फेस कर रहे हैं, जो कन्फ्यूजन है, जो स्ट्रेस है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उसका तो सबसे प्राइमरी रोल है। प्राइमरी रोल इसलिए है कि धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे जब हमारे पास आते हैं अभी ना तो वो फिजिकली मैच्योर हुए हैं, ना वो मेंटली मैच्योर हुए हैं, बॉडीली उनमें केमिकल चेंजेस भी आ रही हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो उसको स्टेबलाइज करना, मैच्योरिटी तक ले जाना का पीरियड जो है वो हमारे साथ व्यतीत करते हैं, हमारे साथ लगाते हैं। तो जो बच्चे सोशली बहुत रिच एनवायरनमेंट से नहीं आ पाते हैं, वो बच्चे, ऐसा नहीं है कि सब परेशान घूम रहे हैं, मैं ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ। बहुत से बच्चे ऐसी बैकग्राउंड से जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन से आते हैं वो बहुत मैच्योर भी हैं और रिस्पॉन्सिबल भी हैं और उनमें एक आगे बढ़ने की चाह भी है। तो ये ब्रैकेटिंग करना बिल्कुल सही नहीं रही। तो जेंडर के लिहाज से ब्रैकेट कर सकते हैं क्या? मेंटल हेल्थ इश्यूज बॉयज़ एंड गर्ल्स में अलग अलग होते हैं? बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे फीमेल्स में आप देखेंगे कि डिप्रेशन, एंजाइटी और एक बोर्डम, होपलेसनेस, डेस्पेयर, ये ज़्यादा होता है और ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेन।
पर इसको इस प्रॉब्लम को हैंडल करने में दोनों के अप्रोचेस अलग हैं। तो जो विमेन है, फीमेल हैं, वो इसको इंटरनलाइज करती हैं कम्प्लीटली और इसको अपनी बॉडी की फॉर्म में, सिम्टम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं अपने स्ट्रेस को, अपने परेशानियों को। और जो मेन हैं वो इसको अल्कोहल के फॉर्म में, ड्रग्स के फॉर्म में, किसी और एब्रेशन के तो ये फॉर्म में हमें ना लेते हैं। कहना है strictly no to all of these things then. They have to say strictly no to all of this. What I want to say is कि reaction towards stress and mental health issues is different in men and different in women. Women जो है इंटरनलाइज करके अपनी बॉडी फॉर्म में ले आती हैं सिम्टम्स। तो ऐसे में क्या करें? एक स्टूडेंट जो है जब वो समझ रहा है टीचर्स हेल्प के लिए हैं, पेरेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट खुद से क्या एफर्ट कर सकता है? वो सेल्फ टेक्निक्स, सेल्फ केयर टेक्निक्स क्या हो सकती हैं कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट उसको सीख सकें, अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें? टेक्निक्स तो बहुत पॉपुलर है, सब हम सबको पता है, पर करने से होगा बात करने से नहीं होगा। तो टेक्निक्स हमें पता है कि सबसे पहले तो हमें अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे बहुत बहुत ध्यान देना है। और वो फिटनेस कहाँ से आती है? क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस महसूस करते हैं तो वो आपके सेल्स जो हैं, बॉडी के सेल के फॉर्म में कहीं ना कहीं सेल्स को भी परेशान करते हैं फिज़िकली, और मेंटली आपके ब्रेन को, आपके इन सेल्स को परेशान करता है। तो जो फिज़िकल पार्ट है उसमें कोई ना कोई एक्सरसाइज अपने जीवन में लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जिम करें, चाहे आप वॉक करें, चाहे आप योग करें, चाहे आप कोई और पद्धति अपनाएं। जापानीज़ टेक्निक हैं, चाइनीज़ टेक्निक हैं, बहुत सारी पॉपुलर टेक्निक्स हैं। आप किसी पद्धति को अपनाएं, उसी से आप स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत पावरफुल टेक्निक है, बहुत ही पावरफुल है। अगर हम उसे अपनाएं तो बहुत अच्छा है। बाहर के वातावरण से, नेचर से जुड़ना जितना थेरेप्यूटिक है शायद ही कोई चीज़ है। सब चीज़ों की एक बात कि नेचर से जुड़ें जा करके। जापानीज़ तो इसको अलग अलग एक टेक्निक फॉर्म में भी लेके आए हैं कि वो मड में जा कर के अपना 1 घंटा 2 घंटा मडी वाटर्स में दे गो एंड प्ले। ऑनसेन करके एक उनकी टेक्निक है बड़ी फेमस, जिसमें वो हॉट स्प्रिंग बाथ लेते हैं, गर्म पानी में नहाते हैं। इस तरह का ये भी थेरेप्यूटिक है। तो टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं, करने से होगा। जी बिल्कुल सही। तो बहुत सारी सॉल्यूशंस हैं कि हम अपनी अच्छी मेंटल हेल्थ के प्रति सजग हों, लेकिन करने से होगा। आज कार्यक्रम में आके अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली क्या पहल कर रही है उसके बारे में जागृत करने के लिए डॉक्टर अनु आपका बहुत बहुत आभार। Thank you वेरी so मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।